हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे साइंस 1000 टारगेट सीरीज़ के अगले 50 प्रश्नों को, जिसमें हम कवर करेंगे 401 से 450 तक के प्रश्नों को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत तापी साधन में तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। बात करें नाइक्रोम की तो यह निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, जिसमें निकिल 80% और क्रोमियम 20% होता है। इसका उपयोग जो रहता है वो प्रतिरोध तथा हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। अब अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो ज्वालक पैदा होता है वो होता है भाप, यानी स्टीम के द्वारा होता है। स्टीम में सबसे ज़्यादा हीट होती है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, वो प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पे क्वथनांक की, तो क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, और शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 373.15 केल्विन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी बिजली इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बिजली इस्त्री जो रहती है उसको गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने नाइक्रोम धातु के बारे में पढ़ा है कि निकेल और क्रोमियम की ये मिश्र धातु होती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व थोरियम जो है उसके भारत में सबसे अधिक भंडार है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, थोरियम जो है यह एक रेडियो एक्टिव धातु है तथा रासायनिक रूप से यह एक तत्व भी है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल रहेगा TH, और अगर परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या इसका है 90। अब अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो करता है वो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है? तो देखिए दोस्तों, ऊष्माधारिता सबसे अधिक जल की होती है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। ऊष्माधारिता की बात करें तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। अब अगला प्रश्न, मुख शोधनों यानी कि माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। सुहागा नाम का जो एक यौगिक होता है वो टूथपेस्टों और मुख शोधनों में इसका प्रयोग होता है। बात करें सुहागा की तो इसे क्षारातु बोरेट यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। यह एक सफ़ेद पाउडर के रूप में पाया जाता है जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है। बात करें इसके पाए जाने की तो यह मुख्यतः तिब्बत, कश्मीर और लद्दाख के वाले क्षेत्रों में मिलता है। अब अगला प्रश्न, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो देखिए दोस्तों, यूरेनियम एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप जो बनेगा वो बनेगा सीसा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाष्पन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो देखिए दोस्तों, जल जो ठंडा रहता है वो रहता है वाष्पीकरण के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी कि गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजत ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें फोटोक्रोमेटिक कांच की, तो फोटोक्रोमेटिक कांच ये एक ऐसा लेंस होता है जिस पर रसायन की एक परत चढ़ी होती है, जिसके कारण ये तेज रोशनी में काले पड़ जाते हैं तथा सामान्य परिवेश में ये सामान्य हो जाते हैं। इसे फोटोक्रोमेटिक कांच कहते हैं। अब अगला प्रश्न, जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, यह जल का पेराविद्युत स्थिरांक के कारण एक ये अच्छा विलाय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या फिर डाल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो देखिए दोस्तों, चमगादड़ और डाल्फिन जो रहती हैं वो शिकार और इनके जो परभक्षी रहते हैं उनका पता जो लगाते हैं वो प्रतिध्वनि का निर्धारण के द्वारा लगा पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर
किस माध्यम की में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो देखिए दोस्तों 20 डिग्री का अगर तापमान रहेगा तो उसमें लोहे की में ध्वनि की जो गति रहेगी वो सर्वाधिक रहेगी। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक रहेगा लवण जल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शुद्ध जल भी विद्युत का चालक नहीं होता, वो कम होता है, लेकिन लवण जल जो रहेगा वो विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। देखिए दोस्तों ग्रेफाइट जो है वो मंदक में प्रयोग किया जाता है। अब मंदक की बात करें कि मंदक क्या होता है, तो नाभिक की जो रिएक्टर रहते हैं वहाँ पे जब न्यूट्रॉनों की गति बढ़ जाती है तो ग्रेफाइट धातु को उसमें प्रयोग करके उनकी गति को कम किया जाता है, तो वहाँ पे मंदक के रूप में ग्रेफाइट काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित ध्रुवण नहीं होता है, बाकी विवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन ये तीनों ही क्रिया उत्पन्न होती है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुवण। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है? यानी कि इसने पूछा है कि कोयले में सबसे अधिक कार्बन कौन से कोयले में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों कोयले का जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है वो माना जाता है एंथ्रेसाइट कोयले को, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें एंथ्रेसाइट कोयले में, तो कोयले में इसमें कार्बन की मात्रा की बात करें तो वो रहेगी 94 से 98% तक इसमें कार्बन की मात्रा रहती है। और इस कोयले की एक खास बात ये भी होती है कि इसको हाथ में लेते हैं तो ये काला नहीं हो पड़ता है, मतलब हाथ को काला नहीं करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एंथ्रेसाइट के बाद जो कोयला आता है वो होता है बिटुमिनस कोयला, उसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला और इसके सबसे आखिरी में आता है पीट कोयला। पीट कोयले में जो कार्बन की प्रतिशतता रहती है वो 27% ही रहती है, सबसे लो लेवल का पीट कोयला ही रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण ये तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो मेन रहती है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या फिर तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो देखिए दोस्तों ऐसा डॉपलर प्रभाव में बताया गया है कि जो कोई भी चीज़ अगर पास आ रही है तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। अब अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार रहते हैं वो होते हैं 3, ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। बात करें इनके प्रकारों की तो वो पहला रहता है मोनोसेकेराइड, दूसरा रहता है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा रहता है पॉलीसेकेराइड। ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो देखिए दोस्तों चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों कांच का निर्माण जो होता है वो होता है सिलिका द्वारा, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिका। अगला प्रश्न, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो देखिए दोस्तों प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज करी थी मैक्सवेल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो देखिए दोस्तों सूर्य की जो रोशनी रहती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लेती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड की तो इसका जो सिंबल रहता है वो रहता है NO। हाइड्रोजन की बात करें तो H2 रहता है, आपको पता ही होगा। ओजोन का जो रहता है वो O3 रहता है और मीथेन का जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा CH4। अब अगला प्रश्न, घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमोनिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों घरेलू प्रशीतित्र मतलब कि इसने पूछा है रेफ्रिजरेटर, प्रशीतित्र का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर। इसमें कौन सी गैस का प्रयोग में लाई जाती है ये पूछा है इसने, तो इसमें अमोनिया गैस का प्रयोग लाया जाता है। अब अगला प्रश्न, पानी में डुबोई गई एक छड़ किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो वो रहती है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक तालाब के तल पर पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जो कि यह वास्तव में है किस संवृत्ति के कारण होता है?
तो देखिए दोस्तों, वो भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय जो रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, अनुचुंबकीय में ऑक्सीजन के अलावा एक मैग्नीज भी आता है, एल्यूमिनियम भी आता है और प्लेटिनम भी आता है। ये तीनों भी अनुचुंबकीय होते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगलोल के क्षारीय विलयन में गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, जल में घुलनशील जो विटामिन है वो होते हैं बी और सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी एक ट्रिक भी होती है कि आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आपने WBC का नाम सुना होगा, वाइट ब्लड सेल्स। तो वहाँ पे आप देख लीजिए, W का मतलब आप वहाँ से वाटर कर लेना और बी और सी विटामिन के नाम हो जाएंगे। तो WBC याद रहेगा तो वाटर में घुलनशील विटामिन बी और सी, ये एक ट्रिक होती है याद रखने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान जो लाल रंग रहता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ये तो आपको पता होगा दोस्तों कि ओजोन जो गैस रहती है वो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ओजोन का जो सूत्र मतलब यानी सिंबल रहता है वो रहता है O3, आपको पता ही है। मीथेन अभी देखा था उन्होंने CH4 रहता है। नाइट्रोजन ये भी पता होगा N2, हीलियम का He रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो पीतल पे हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण उसका जो रंग रहता है पीतल का वो फीका पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की तो उसका सूत्र बनेगा H2S। अगला प्रश्न, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड का जो सिंबल रहता है वो रहता है SO2। अब अगला प्रश्न, रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब यानी एसिड मूल रसायन माना जाता है? तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। H2SO4 का जो नाम रहेगा वो रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने H2CO3, तो H2CO3 का मतलब होता है कार्बनिक एसिड। एक दे रखा है इसने HNO3, तो HNO3 का जो रहेगा वो नाइट्रिक अम्ल रहता है। और एक दे रखा है इसने HCl का आपने पता ही होगा हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सिर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर पूरे सिर की बात करें तो उसमें 29 अस्थियां पाई जाती हैं। 21 जो अस्थियां रहती हैं वो खोपड़ी के निर्माण में रहती हैं, जिसमें से अगर बात करें तो 14 जो हड्डियां रहती है वो चेहरे में पाई जाती है, 6 कानों में रहती है और एक रहती है हाइड नाम की अस्थि, वो खोपड़ी में रहती है। ये कितनी हो गई? 21 अस्थियां। इसके अलावा 8 अस्थियां और रहती है जो संयुक्त रूप से मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो देखिए दोस्तों, लाल और हरा जो रंग रहता है वो सर्वाधिक दिन और रात के समय दोनों में बात करें तो सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, यानी कि इनको देखा जा सकता है। तो देखने में आसान रहते हैं, तो लाल और हरा रंग रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो समुद्री शैवाल की बात करें तो उसमें आयोडीन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानी जाती है जीनोन गैस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जीनोन गैस की बात करें दोस्तों तो इसका सिंबल रहता है XE। इस गैस को अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों कि इसे स्ट्रेंजर गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ग्रीक भाषा में अगर बात करें तो जीनोन का मतलब स्ट्रेंज होता है। अगर बात करें इसकी खोज की तो विलियम्स रामसे द्वारा इसकी खोज करी गई थी। और इस स्ट्रेंज गैस की जो बात करें तो यह वायु में मतलब वायु से 4.5 गुना भारी होती हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत हो के बीच अगर खड़ा हो तो उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो उसके प्रतिबिंब बनेंगे 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज होते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये समांतर किरणपुंज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला और आखिरी प्रश्न है, वनस्पति तेल से डालडा यानी कि वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो वो प्रक्रिया की जाती है हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।